Okay. हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू पीरियोडिक पाठशाला। सभी को स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अचीवर्स बैच में के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री L01 लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा, आपको नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स भी मिलने वाली है जो कम टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेन ग्रुप केमिस्ट्री से बहुत डिफरेंट है। मेन ग्रुप केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिकॉलेशन ज्यादा है ना, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टोटली डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्चुअल, है ना। कॉन्सेप्चुअल, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है। तो हम क्या क्या चीजें यहां पे ध्यान में रखना है। लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है आपका, लेटेस्ट पैटर्न में आपको कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको भी समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम पहले उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया हूं। ठीक है, यानी दो चैप्टर के अंदर, हमने इसको 4 चैप्टर में नहीं कन्वर्ट करा है, 2 चैप्टर के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। और ये दो चैप्टर्स जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, अगर इसको आप पढ़ लेते हो तो आपको 26 मार्क्स से लेकर 36 मार्क्स तक यहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो थ्योरी आएगी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, जिसको वैलेंस बॉन्ड मॉडल भी बोला जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, माइक्रोस्टेट एंड टर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, नेफ्लॉक्सिटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिकली एस्पेक्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पहला पार्ट है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पार्ट, काइनेटिकली labile and inert, dissociative and associative mechanism, interchange dissociative or interchange associative mechanisms, activation parameters, substitution of the square planar complexes, ठीक है, octahedral complex racemization, Radet twisting, Balard twisting mechanism, Radet and Balard twisting mechanisms, ठीक है। एंड उसके बाद आता है octahedral complex electron transport, ठीक है, जिसमें इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म्स। तो ये हमने इसको मेजर पोर्शन के अंदर डिवाइड किया। अगर इसके माइनर पोर्शन हम देखते हैं या सब टॉपिक्स देखते हैं तो आपको ये सारे सब टॉपिक्स आपको करने हैं। पहले तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश दी हाई स्पिन एंड लो स्पिन, और बहुत सारे एस्पिरेंट यहां गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो हाई स्पिन और लो स्पिन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद क्रिस्टफ स्प्लिट में डेल्टा टी और डेल्टा ओ के कैलकुलेशन को कैसा किया करता है, वीक फील्ड लिगैंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का डिफरेंशिएशन कैसे करें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्रिस्टफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, जॉइंट डिस्टॉर्शंस, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर्स, ठीक है, डीडी ट्रांजिशंस, क्वांटम नंबर ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसेस, ठीक है, टर्म सिंबल्स, ग्राउंड टर्म सिंबल, एक्साइटेड टर्म सिंबल्स, माइक्रोस्टेट्स जो आपको पूछी जा रही है, रसल साउंडर कपलिंग्स जो आजकल आपको ज्यादातर पूछा जा रहा है, इसका जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन पूछे जा रहे हैं, पॉसिबल ट्रांजिशंस, है ना, और पॉसिबल टर्म सिंबल्स, चार्ज ट्रांसफर, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ईमैक्स, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्शन, सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, वाइब्रोनिक कपलिंग्स, ऑर्जल डायग्राम, राखा पैरामीटर, टीएस डायग्राम, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्जल, राखा पैरामीटर एंड टीएस डायग्राम, तनाबो सुगानो डायग्राम्स, ठीक है। नेफ्लॉक्सिटिक इफेक्ट पे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी तो अभी तक नहीं पूछी गई है, बट पूछने के चांसेस है। इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट्स, स्पिन ऑनली तो आप लोगों को सभी को पता होता है, ठीक है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन क्रॉसओवर, इस बार क्वेश्चन आपको स्पिन क्रॉसओवर पे पूछा था, मोसोबार स्पेक्ट्रा मिक्स करके पूछा गया था, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म्स आपको पूछा गया, और इसके साथ साथ लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये पहला पार्ट, ये जो पहला पार्ट है ना, पहले पार्ट में इतने सारे सब पॉइंट्स है। ये जो पहला पार्ट है इसमें इतने सारे सब पॉइंट्स हैं। तो हम क्वेश्चन बेस इसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन बेस फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों का सब कुछ आसानी से कवर हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है यार, है ना, जो भी आपको मैंने बोला कि सेकंड पार्ट काइनेटिकली,
तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर, इस बार का ये क्वेश्चन जस्ट लेटेस्ट में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप, एंटरिंग ग्रुप, काइनेटिकली इनर्ट एंड लेबाइल्स पे क्वेश्चन बनते हैं। एसोसिएटिव डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, इंटरचेंज एसोसिएटिव और इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म्स, ठीक है। इंटरमीडिएट भी आजकल पूछे जा रहे हैं, बीच वाले इंटरमीडिएट बताइए भाई कौन से हैं, ये रिएक्शन करके दी जा रही है, और रिएक्शन के बीच के इंटरमीडिएट्स आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी सीक्वेंस, पैरामीटर्स आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में आपको एनानेशन जो जिसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, तो हाइड्रोलिसिस एनानेशन एक ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, कॉन्जुगेट बेस SN1CB, बेला ट्विस्टिंग, रेदर ट्विस्टिंग मैकेनिज्म, आउटर स्पेयर इनर स्पेयर मैकेनिज्म्स, ठीक है। सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस, क्रॉस रिएक्शंस एंड मार्कस इक्वेशन जो हम आउटर स्पेयर मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जो हमें पढ़ना है। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें नहीं भी पढ़ना है ना, जैसे कि ये हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का नहीं हम उसको नहीं भी देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को भी नहीं लगाएंगे ताकि वो हमारे दिमाग में ना रहे, ठीक है। बट जो मैक्सिमम आपको पूछे जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, उसके ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज के सेशन के अंदर आप पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी और साथ साथ में आइसोमेरिज्म, जो इनमें से क्वेश्चन आपको 100% बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलो रेडी है सब लोग। तो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको बता दिया सारी कुछ कि आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। आज का हमारा पहला लेक्चर है, तो इस कौन कौन से पॉइंट्स पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट तो मैं लेक्चर के अंदर लेने वाला ही हूँ, ठीक है। बट आपको भी पता होना चाहिए कि हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है। उसके क्वेश्चन नहीं आते इसलिए हमने मार्क्स नहीं किया ना शिवानी, है ना। मार्क्स इसलिए नहीं किया कि वो पूछा नहीं गया अभी तक, है ना, इसलिए हमने उसको मार्क्स नहीं किया है। चलिए, रेफरेंस बुक्स हम कम से कम 5 to 6 रेफरेंस बुक मिनिमम यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही मैं यूज़ करूँगा, बट मिनिमम 5 to 6 रेफरेंस बुक्स हम जो स्टैंडर्ड वाले हैं, जहाँ से लेटेस्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, वही यूज़ कर रहा हूँ। तो हम उन बुक्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जो 2-3 साल में जिस पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए, एज इट इज़ क्वेश्चन, जहाँ से क्रॉप करके उठा लिया गया है, कॉपी पेस्ट करके उठा लिया गया है, वही बुक्स को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और उसी के आपको क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। चलो रेडी है सब लोग, क्योंकि आपकी फुल एनर्जी लगेंगी यहाँ पे। हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सब लोगों ने इससे पहले पढ़ा है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितने लोगों ने पढ़ा है, ये बताओ मुझे, हैंड राइज करके बताइए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा है? बट अभी हम जो पढ़ेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना एक्चुअल में पढ़ा था और आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको क्या क्या चीज़ें और करनी है, ये भी आपको पता चलता रहेगा धीरे धीरे, कि मैंने प्रीवियस में पढ़ा था बट ये छोड़ दिया था, अब ये कवर हो गया। तो ये आपको ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट होते रहेगा आपका, है ना। हाँ, चलिए, तो पहला पॉइंट जो आपका है लिगैंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ठीक है। इस पर आपको लिगैंड्स भी पूछे जाते हैं भाई, है ना, कौन एम्बिडेंटेड लिगैंड्स आपके पास है, ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगैंड्स है आपके पास, उस बेस क्वेश्चन आपको बनते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बेस क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना भाई, एक कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है उसके ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर बेस क्वेश्चन भी आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं देखना चाहता हूं आपका नॉलेज, तो पहले मैं लिगैंड बेस देख लेता हूं, ठीक है, कि आपको लिगैंड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या नहीं। जैसे यहां पे आपको दिया गया है बच्चों, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, और यहां पे आपका EDTAH, ठीक, और ये साइड में आपको दिया गया है वाटर। एंड द क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ EDTA, डेंसिटी ऑफ EDTA। चलो बताइए डेंसिटी ऑफ EDTA क्या होंगी यहाँ पे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट।
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट भी आपको बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है और डेंसिटी ऑफ ईडीटीए कितना है। चलो आराम से बताओ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ईडीटी आपको बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट आपको बताना है, ठीक है। आराम से बताओ, गड़बड़ मत करो, मैं आपकी नॉलेज को चेक करना चाह रहा हूं अभी, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हो। घुटने तक है, यहां तक पानी है, या यहां तक पानी है, इस सर के ऊपर चल रहा है पानी, पता तो चल जाएगा ना नदीम सर को। डेंसिटी आप बताइएगा पहले और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर्स, है ना। तो दोनों बताओ आराम से, है ना, दोनों बताओ, एक साथ भी बता सकते हो। तो डेंसिटी आपकी है 5, है ना, 5, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, है ना। कोऑर्डिनेशन यानी आप एक दो बच्चों का ही क्लियर है, बाकी सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पे एक H आपको दिखाई दे रहा होगा, एक H का मतलब है कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है ना। तो ये CH2C डबल बॉन्ड सो अटैच टू OH, यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड सो अटैच टू ऑक्सीजन, CH2C डबल बॉन्ड सो अटैच टू ऑक्सीजन एंड CH2C डबल बॉन्ड सो अटैच टू ऑक्सीजन। ये आपका कोबाल्ट है, ये पार्टिसिपेट कर रहा 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 है, ये, बट ये OH इज नॉट पार्टिसिपेट, है ना, OH इज नॉट पार्टिसिपेट। और एक आपके पास क्या है, वाटर है, आप कहीं पर भी लिख सकते हो वाटर, ठीक है, वाटर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपका 6 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट डेंसिटी इज द 5 बिकॉज ईडीटीए की डेंसिटी सिर्फ 5 आ रही है। ईडीटीए की डेंसिटी पूछा था आपको, दैट्स वो दी 5 डेंसिटी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। चलिए, तो ये ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनाए जा रहे हैं, जहां से हिंट आपको मिल जाएगी। एक H का मतलब है कि यहां पे का एक हाइड्रोक्सी ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। 2 H अगर आ जाए तो इसका मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हो गए यहाँ के हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स एंड लिगेंड्स, मेटल लिगेंड्स, ठीक है। डेंसिटी नहीं है ना, डेंटिसिटी बोला जाता है, दैट मीन्स डायरेक्टली अटैच टू द मेटल। कितने एटम डायरेक्टली अटैच है ईडीटीए के एटम के साथ, ठीक है। तो आंसर इज दी 5 and 6, 5 डेंसिटी एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। होपफुली अंडरस्टैंड, पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों का। अरे भाई साहब, क्लियर हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे यहां पे आपको दिया है मैग्नीशियम EDTA, अब कुछ भी नहीं दिया आपको, यानी all are participate in the formation of, all are participate in the formation of bond, यानी यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा आपका 6, और डेंसिटी भी आपकी 6 बिकॉज ऑल आइटम्स आर पार्टिसिपेट, क्योंकि यहां पे कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे डेंसिटी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो किस टाइप से लिखा जाएगा, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने बेस को छोड़कर सब कुछ पढ़ लिया है ना, बेसिक छोड़ दिया है और आगे की चीजें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो जो हानिकारक है, जैसे बापू सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़कर एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ना भी उसी तरीके से हानिकारक है। बेस भी आना चाहिए और एडवांस भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आ रहा है और डेंसिटी भी 6 आ रही है। सेकंड, इसमें कितने 5 मेंबर रिंग्स है, 1 5 मेंबर, 2 5 मेंबर, 3 5 मेंबर, 4 5 मेंबर एंड 5 5 मेंबर रिंग्स, है ना। तो यहाँ पे कितनी 5 मेंबर रिंग्स हम बोलेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग,
500। ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में बनाया गया है कि व्हेन मैग्नीशियम अटैच टू दी EDTA, ठीक है। तो ये है बच्चों, है ना। तो पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन यानी लिगैंड बेस बनाया जाता है आपको, ठीक है, लिगैंड बेस आपको बनाया जाता है। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो लिगैंड बेस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन को पहले रीड करिएगा। द साइज ऑफ रिंग फॉर्म एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाय द लिगैंड्स ओ फिनिल बिस डाइमिथिल आर्सेनिक, जिसको ARS के नाम से जाना जाता है, ठीक है। व्हेन इट इज कोऑर्डिनेट टू द मेटल्स, है ना, व्हेन इट इज कोऑर्डिनेट टू द मेटल, तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। चलो देखते हैं आप लोग लिगैंड को देखकर कैसे पहले लिगैंड आपको समझ में आना चाहिए कि ये लिगैंड कौन सा है। लिगैंड देखते से उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाना चाहिए अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए बताइए। इसलिए तो इस अचीवर्स बैच का नाम ही अचीवर्स क्यों रखा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेगी जो आपको हेल्प करेंगी, जो आपने नहीं पढ़ा है या छोड़ दिया है, जो आ सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। चलो भाई, इतना टाइम कैसे लग रहा है? अरे सिर्फ देविया ने आंसर किया है ना। शिवानी कह रहे कि सी आ जाएगा, रंजन कह रहे कि सी आ जाएगा, बाकी सब लोग। ऐसा ना करो भाई साहब, ऐसा ना करो। आयशा कह रहे कि सी, नुजहत सी कह रहे हैं, श्री भी सी कह रहे हैं। चलो चेक करते हैं कि सी इज करेक्ट और नॉट। द रिंग साइज ऑफ रिंग फॉर्म द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट, है ना। तो ये जो अगर आप लिगैंड को देख रहे होगे, दिस लिगैंड इज कॉल्ड एज दी डाई आर्सेनिक, है ना। यहाँ पे ओ फिनिल डाई आर्सेनिक आपको दिया, तो यहाँ पे आर्सेनिक होता है प्रेजेंट, यहाँ पे आर्सेनिक, और इसको अटैच जाए मिथिल ग्रुप्स, है ना। यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे एक मिथिल, यहाँ पे भी एक मिथिल ग्रुप्स और यहाँ पे भी एक मिथिल ग्रुप। तो ये लिगैंड्स है आपका, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डाई आर्स बोलते हैं। ये भी पूछा गया आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में, इसको हिंट आपके पास है कि आपने PYQs को भी थोड़ा अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसको मॉडिफाइड करके कैसे बन सकता है। अगर कोई मेटल के साथ अटैच है, तो आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3 तो इसने ले लिया, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया? ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने मेंबर रिंग बन रही है देख लीजिए मेटल के साथ, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग्स आपकी बन रही। तो 5 मेंबर रिंग बन रही है और 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है मेटल को, 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है मेटल्स को, ठीक है। दैट्स व्हाई आंसर इज दी 5 मेंबर रिंग, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूट्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑक्साइन आपको बोला जाएगा, ऑक्साइन का स्ट्रक्चर पता है आपको? ऑक्साइन, दिस कॉल्ड इज द ऑक्साइन, है ना। एक साइड में फिनॉल होता है, एक साइड में प्रीडीन होता है, प्रीडीन, इसे हम बोलते हैं ऑक्साइन, ठीक है। तो ऑक्साइन भी बाइडेंटेड लिगैंड है, असिमेट्रिकल बाइडेंटेड, है ना। इसको असिमेट्रिकल, यहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्साइन। ध्यान में रख लीजिए भाई, है ना। बहुत लिगैंड्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बेसिक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी पूछा भाई कितने मेंबर रिंग बन रही है? 5 मेंबर रिंग। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सिर्फ लिगैंड चेंज होगा, बट क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको इस टाइप से दिखेंगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, क्लियर है कि नहीं बताओ। तो ये बेस 2 मार्क्स बेस क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको, ठीक है, 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, आराम से देखिए,
रिलैक्स माइंड से देखिए, बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है एंड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इथिलीन डायमंड इज नॉट द चिलेटिंग लिगैंड्स, NO3 is the fluxational ligands, oxidation of rhodium in this complex are +3 and cobalt NH3/6 3 positive is the hydroleptic complex। हाइड्रोलेप्टिक है ना, 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको आप, जो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बनाए जा रहे हैं। आजकल इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको 2 मार्क्स में, मगर है ना, ये जितनी भी अभी हम ले रहे हैं स्टार्टिंग में 2 मार्क्स वाले ले रहे हैं। चलिए, आयशा सी कह रहे हैं, कशिश सी कह रहे हैं, शिवानी सी कह रहे हैं, वर्षा सी कह रहे हैं, श्री सी कह रहे हैं, शमा सी कह रहे हैं, अर्चना सी कह रहे हैं। सी का मतलब ये है ना, 2 and 3 स्टेटमेंट इन्होंने करेक्ट बोला है। करेक्ट पूछा है ना आपको, करेक्ट। चलो पहला वाला इनकरेक्ट है 100%, क्योंकि इथिलीन डायमंड चिलेटिंग लिगैंड है, बट यहाँ पे नॉट वर्ड आने की वजह से गलत हो गया। NO3 इज द फ्लक्सेशनल, NO3 इज नॉट द फ्लक्सेशनल लिगैंड, क्योंकि NO3 जो अटैच हुआ है वो इस टाइप से हुआ है, नाइट्रोजन नॉट एक्ट एज ए फ्लक्सेशन, है ना, यहाँ पे इस टाइप से होगा। तो ये निगेटिव, यहाँ निगेटिव, इस पर पॉजिटिव स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो दे डज नॉट एक्ट एज ए एम्बिडेंटेड लिगैंड और नॉन फ्लक्सेशनल लिगैंड, ठीक है। चलो सेकेंड, ऑक्सीडेशन कितनी आ जाएंगी इसकी भाई, यहाँ पे N के ऊपर +3 आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है, तो इस पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, तो +3 ऑक्सीडेशन एसिड, तो ये 100% सही है। सेकेंड, दिस वन इज द हाइड्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो ये तो हाइड्रोलेप्टिक नहीं है भाई, है ना, दिस वन इज दी हाइड्रोलेप्टिक नहीं, होमोलेप्टिक है, बिकॉज ओनली 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो ये ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 and 3 ऐसा ऑप्शन, जहां पे भी देखिए आप, तो ये फ्लक्सेशन करेगा, यानी फ्लक्सेशन का मतलब हो रहा है कि ये कभी मोनोडेंटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कभी बाइडेंटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, दैट कॉल्ड एज द फ्लक्सेशनल। तो मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड दोनों नेचर का ये दिखाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको फ्लक्सेशन बोला गया है। समझ में आया है? तो दिस लिगैंड एक्ट एज ए फ्लक्सेशनल लिगैंड बिकॉज दे एक्ट एज द 2 टाइप्स, बाइडेंटेड भी दिख सकता है, मोनोडेंटेड भी, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। चलो, तो 2 मार्क्स वाली चीजें आपकी थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही है, वेरी नाइस। तो ये क्लियर हुआ है भाई, लिगैंड बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लिगैंड बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे लिगैंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर है, यस और नो, बताइए मुझे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप जाते हो तो गलतियां करोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते से फाइंड आउट करते आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना। अभी जो पहला पार्ट है इसमें 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में, लिगैंड्स में, कोऑर्डिनेशन नंबर्स में 2 मार्क्स बेस पूछे जाते हैं। ये मैंने लेवल ऑफ क्वेश्चन भी सामने लेकर आया। मोलर कंडक्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज दी मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, याद है आप लिखो को, मोलर कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज। जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा मोलर कंडक्टेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ द मोलर कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लेकर समझा देता हूं पहले, जिनको नहीं पता है। तो यहां पे अगर हम बात करें NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे अगर आफ्टर आयनाइजेशन देखोगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं, 2, एक क्लोरीन और एक सोडियम, 2 क्लोरीन और एक कैल्शियम, नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 3, एक एल्यूमिनियम, 3 क्लोरीन, नंबर ऑफ आयंस आपके कितने हो जाएंगे, 4। और जैसे जैसे आयंस बढ़ेंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ने वाला है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस, तो यहाँ पे 1:1 इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे 1:2 इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
तो कॉम्प्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाता है यहां पे कोबाल्ट NH3/6 Cl3, कोबाल्ट NH3/5 Cl 2Cl, कोबाल्ट NH3/4 Cl2 1Cl। ठीक है, ये A है आपका, ये B है, ये C। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलार कंडक्टेंस, तो इसमें मोलार कंडक्टेंस ऑर्डर क्या हो जाएगी? चलो कौन बताएगा, फटाफट बताइए। तो अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, तो सिर्फ हमें क्या चेक करना है यहां पे? नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस निकाल लीजिए, काम बन जाएगा आपका। तो इसमें कितने आयंस है, यहां पे कितने आयंस है, यहां पे कितने आयंस है, आंसर फटाफट दीजिएगा। तो ऑब्जर्व मोलर कंडक्टेंस पे भी क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। जल्दी बताइए। ठीक है, तो यहां पे आफ्टर आयनाइजेशन 3 क्लोरीन होंगे, एक कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा, है ना। तो जैसे इसको आप आयनाइज करोगे तो कोबाल्ट NH3/6 कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ रहा है? 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे 3Cl निगेटिव, यानी नंबर ऑफ आयंस इज 3 and 1 4 आयंस। ठीक है, जैसे आप इसको आयनाइज करोगे तो ये क्या बना देगा? कोबाल्ट NH3/5 Cl, 1 क्लोरीन दी सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आपके क्या आ जाएंगे? प्राइमरी वैलेंसीज के अंदर, और यहाँ पे 2 and 1 इज दी 3 नंबर ऑफ आयंस, एंड द लास्ट वन इज दी, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आफ्टर आयनाइजेशन कोबाल्ट NH3/4, 2 क्लोरीन इज द सेकेंडरी वैलेंसी, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 1, तो 1 क्लोरीन आपकी प्राइमरी वैलेंसीज के अंदर होगा। ऑब्वियसली 1 and 1 कितना हो जाएगा? 2 आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, तो ए के अंदर मोर मोलार कंडक्टेंस होगा बी से, और बी मोर कंडक्टेंस एज कंपेयर टू से, तो ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस टाइप से किया होगा। तो ए बी एंड सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल से। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अगर आपको इस टाइप से नहीं दिया है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं दिया, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? इससे प्लैटिनम, ठीक है, 6NH3 4Cl, ये ए कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, आपको पता ही नहीं है प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड कॉम्प्लेक्स आपको दिया प्लैटिनम 5NH3 4Cl, ये बी कॉम्प्लेक्स। प्लैटिनम 4NH3 4Cl, ये सी कॉम्प्लेक्स। तो अब इसमें बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी मोलार कंडक्टेंस। यहां तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा था कि कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले प्राइमरी वैलेंसी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसमें कैसे निकालोगे मोलार कंडक्टेंस? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई जरूर करें समझने के लिए, है ना, ट्राई जरूर करें। चलो ए बी सी डी या एक्स वाई जेड आप जो भी बोलना है आप उसको बोल सकते हो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मोलार कंडक्टेंस इन ए बी एंड सी, जल्दी बताइए। तो नंबर ऑफ आयंस देखते से आपको सॉल्व करते आना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहां पे देखेंगे अमाइन कॉम्प्लेक्स पहले बनेगा, है ना, अमाइन कॉम्प्लेक्स आपका पहले बनेगा। तो प्लैटिनम के साथ अमाइन कॉम्प्लेक्स सबसे पहले बनाना, तो NH3/6, तो कॉम्प्लेक्स के बाहर कौन आ जाएंगे? 4 क्लोरीन, सही Cl4 लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, यानी 4 और 1 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 5 आ रहे हैं। मैं ब्रैकेट जो राउंड में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ आयंस लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 NH3, 1 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी में, तो 3 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। यहाँ पे 4 और 2 आपके कितने हो जाएंगे? 6, और 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आ रहा है 3, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आ रहा है 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आ रहा है 5। निकाला ना आपने सबने? तो प्लैटिनम अमाइन कॉम्प्लेक्स पहले बनेगा, फिर जो बच्चे कुछ रहेंगे वो आपको ऐड करना पड़ेगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है।
ठीक है। सो 6th कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस पहले वाले मिल रहे हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, मोलार कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट ये है कि आपको अमाइन बनाना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो जरूरत ही नहीं सेकेंडरी वैलेंसी, सारे प्राइमरी वैलेंसी में आ जाएंगे। यहाँ पे 5 सेकेंडरी वैलेंसी है तो एक लगेगा आपको 6 करने के लिए, तो एक ले लीजिए सेकेंडरी वैलेंसी, बाकी 3 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में आएंगे, ठीक है। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में आ जाएंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको मोलार कंडक्टेंस बेस बोला जाता है। इस पर और किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन गए हैं और पूछे जा सकते हैं, देखते हैं। चलो लगाइए कॉन्सेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। तो गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट NH3 मॉलिक्यूल इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द 654। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट आपको पूछा गया है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? कोबाल्ट आराम से बताइएगा। वेरी गुड है ना। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछी गई है, ठीक है। तो सब जगह पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3 आएगी, है ना। ऑल आर दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। अरे यार कैसे बच्चे हो आप लोग, बड़े खतरनाक हो आप, है ना। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछी गई है ना, कॉम्प्लेक्स की नहीं। कॉम्प्लेक्स की ऑलरेडी गिवन है आपको, है ना। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स की गिवन है। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? कोबाल्ट NH3/6 3 पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्या बन जाएगा? कोबाल्ट NH3/5 एक क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी, तो 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 है, ठीक है। यहां पे कोबाल्ट NH3 आपको कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं, तो बच्चे 2 क्लोरीन आपके सेकेंडरी वैलेंसी, तो 1 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी। तो ये तो कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन है, हमको कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा है, कोबाल्ट पूछा है। कोबाल्ट की पूछा है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कितनी आएगी भाई? +3। यहाँ पे तो +3 है, ठीक है। माइनस उधर जाएगा तो +1 +1 +3, तो ये भी +3 आ रहा है, ठीक है। ये -2 बाहर जाएगा तो +2 +2 +1 +3, तो ऑल कोबाल्ट इज द विच ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑल कोबाल्ट इज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई बात समझ में? आप लोगों ने समझ ही नहीं सकते क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? क्वेश्चन को समझे नहीं और बिगर उसके आंसर कर दिया आपने। तो इफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड NH3 मॉलिक्यूल इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द 654 654। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका क्या होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट इज द +3 ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए। चलिए समझ में आया आपके? हाँ। और कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए। तो मोलार कंडक्टेंस इन द एक्वस सॉल्यूशंस, मोलार कंडक्टेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनिया ना, कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोबाल्ट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स विथ द अमोनिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मोलर कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस। इफ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, तो वी चेक द नंबर ऑफ आयंस। हमें सिर्फ नंबर ऑफ आयंस को देखना है, ठीक है। चलो फटाफट देखो और आंसर करो। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। बट सोच समझ के करो, है ना।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे अप्लाई करो जैसे फाइनल एग्जाम में बैठे हो, ऐसे मत अप्लाई करो कि आप लेक्चर देख रहे हो, आप बोलो कि भाई ये अगर रॉन्ग होगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे आप सोच कर अप्लाई करो, ठीक है, वरना नॉर्मल थिंकिंग आप लगा लेते हो, उसमें गलतियाँ हो जाती है फिर। तो एग्ज़ाम हॉल में जैसे बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, तो उस तरीके से आपको अप्लाई करना है, उस लेवल से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 क्लोरीन 1 कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन 1 कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ आयंस 3 आ गए, ठीक है। 1 क्लोरीन 1 कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ आयंस 2 आ गए, ठीक है। और यहाँ तो 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, मोलार कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, मोलार कंडक्टेंस। वेरी गुड। अब आ रहे हैं लाइन पर आप, है ना, ठीक है। चलिए, बोथ कोबाल्ट +3 एंड प्लेटिनम +2 हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या बोला है, बोथ कोबाल्ट भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, प्लेटिनम +4 भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव अप्रोक्सीमेट सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मतलब है सेम नंबर ऑफ आयंस, जहां पे होगे सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगा। तो कहां पे सेम नंबर ऑफ आयंस हमें दिखाई दे रहे हैं वो आपको चेकआउट करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलो, रिलैक्स माइंड से थिंकिंग लेवल को बढ़ाइए अपनी। ठीक है, आराम से। मुझे पता है ये आपको आता है, बट आपको सोचना है, अप्लाई करने से पहले थिंक करना है कि पूछा क्या है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगेंगी यहाँ पे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे यहाँ पे जो आपको हेल्प करेंगे। तो पहला तो आपको बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा लेना नहीं है आपको, बोथ आर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। और एक की +3 ऑक्सीडेशन रखना है और एक की +4 रखना है, ये भी मेंशन करके दिया है। तो ये चीज़ आपको मेंटेन होनी चाहिए कि कोबाल्ट +3 में आए और प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर आए। तो बताइए, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। अरे बताओ, इतना टाइम, जल्दी बोलो, मुझे पनवेल निकलना है ना, ये बोलना पड़ेगा आपको। चलो, पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। पहला वाला जो एग्जांपल बना है वो कैसे बना होगा। कोबाल्ट है 6NH3 या 3 क्लोरीन है, तो कोबाल्ट NH3/6 और 3 क्लोरीन आपके प्राइमरी वैलेंसीज में आएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं, 3 क्लोरीन 1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं ना, यहाँ पे प्लैटिनम है, NH3 कितने हैं, 5 है, तो NH3 आपके पास 5 है, तो 5NH3। एक क्लोरीन लेना पड़ेगा सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर, बाकी के क्लोरीन आपके प्राइमरी वैलेंसी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 and 1 4 आ गया। तो पहला वाला ही कॉम्प्लेक्स जो है, पहला वाला एग्जाम्पल सेम नंबर ऑफ आयंस आपको दे रहे हैं, 3 and 1 4 है ना। तो 3 and 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 and 1 4 आ रहा है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं है आपकी बात। ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन भी करके देखना, नहीं तो गलती ना हो जाए ना। तो एक माइनस क्लोरीन बाहर जाएगा तो प्लस होगा, +4 आ रहा है, यानी दोनों के पास सेम नंबर ऑफ आयंस भी आ गए और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, +4। इसकी ऑक्सीडेशन कितनी आ रही, +3, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब सेम नंबर ऑफ आयंस, सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस है। क्या नहीं कमाल की बात है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैच कर दीजिए, बाकी नंबर ऑफ आयंस भी मैच कर दीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन +3 और +4 मैच होना चाहिए। कोई ऑप्शन में हो रहा है तो मुझे बताओ अभी, ये जो मैंने करा है इसके अलावा और कोई ऑप्शन में हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। प्लैटिनम +4 होना चाहिए, कोबाल्ट +3 होना चाहिए। तो कशिश डी कैसे आएगा बेटा, है ना। रवि डी कैसे आएगा, आप ही सोच के बताओ कि डी कैसे आ सकता है। अगर डी को मैं निकाल के भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो कोबाल्ट है, 4NH3 है आपके पास, तो 2 मुझे क्लोरीन लेने पड़ेंगे, ठीक है। और
एक कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा, एक क्लोरीन आपका बाहर चलेगा, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं प्लैटिनम है आपका, NH3 कितने आ रहे हैं आपके 4 आ रहे हैं, तो 2 क्लोरीन मुझे प्राइम सेकेंडरी वैलेंसीज में रखने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा +2 आ रहा है, ठीक है। और बाहर कितने चलेगा आपके 2 क्लोरीन आपके बाहर चलेगा, 2 क्लोरीन आपके चले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 3 आ रहा है ना, देखो 2 और 1 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं 3। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं 2 ही आ रहे हैं, तो यहाँ तो नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट आ गए, इसका तो डिफरेंट कंडक्टिविटी दिखाएगा। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ही डिफरेंट हो गए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। चलिए ये पॉइंट क्लियर है। तो वर्नर थ्योरी ऑफ मोलर कंडक्टेंस पे क्वेश्चन किस लेवल के बनते हैं, 2 मार्क्स में बनते हैं, 4 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी स्टार्टिंग में ले रहा हूँ ये आपके पार्ट बी के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम फिर पार्ट सी की तरफ भी जा रहे हैं। ऑल क्लियर है, यस और नो? ऑल क्लियर गाइस? अरे ऑल क्लियर, समझ में आ रही है ना आप लोगों की बातें? है इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, बस थोड़ा सा अप्लाई करते आना चाहिए, ठीक है, अप्लाई करते आना चाहिए। देखो पढ़ना नहीं है, मैं बोल रहा ना बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो सही पढ़ो, है ना। अपना डायलॉग भी वही है कि कम पढ़ो बट सही पढ़ो, जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। इतना मत पढ़ो कि आप कन्फ्यूज़ हो जाए, है ना। आपके जो दादा दादी हुआ करते थे ना, वो बोला करते थे आपको कम खाओ अच्छा खाओ हेल्दी खाओ, है ना। नहीं तो बहुत सादा चीज़ें अगर खाओगे तो पेट भी खराब हो सकता है। तो हमें लिमिट में करना है, कोई भी चीज़ अच्छे से करना है, बट उसको इतना डीपली करना है ताकि वो आपको मार्क्स देकर जाए, ठीक है, मार्क्स देकर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है, शेप, हाइब्रिडाइजेशंस एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप एंड ज्योमेट्री दोनों बोल सकते हो आप, है ना, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम जनरली क्या बोला जाता है, ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री वर्ड यूज़ करते हैं, शेप वर्ड भी यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री की जगह पे शेप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिए गए हैं, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिया है, जैसे एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से लिखता हूं मैं थोड़ा सा। तो प्लस डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बताइए व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, है ना। ये अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मेंशन है, इसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो इससे आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है पहली बात। सेकंड बात आपको बताना है ज्योमेट्रीज और शेप, है ना, ज्योमेट्री बतानी है। तो बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बेस आपको ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। चलो बताओ मुझे क्या लगता है, आपका दिमाग क्या कह रहा है इसके लिए, आपका दिमाग किस टाइप से सोच पा रहा है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन बनाओ, इससे ज्योमेट्री बनाओ। चलो थोड़ा थिंक करिए, मज़ा आएगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे मुझसे, है ना। जो आपने पढ़ी है वो तो आपको रिवाइज हो ही जाएंगी, बट कुछ एडिशनल पॉइंट ज़रूर सीख कर जाओगे आप। कुलदीप कह रहे हैं कि sp3d3 स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। कशिश कह रहे हैं कि स्क्वायर पैरामेडल, स्क्वायर पैरामेडल sp3d4। बाकी लोग बताइए, बाकी एस्पिरेंट भी बताइए। सोचिए, देखो भाई सोचना तो पड़ेगा, यही कमाल है, सोचोगे जब भी चीज़ें रिजॉल्व होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 8 के लिए कौन आ जाएगा, एक s, एक p3 और d4, तो ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 d4 आता है और आपके इसमें अगर कोई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल आए तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ध्यान में रखिएगा। तो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखकर आंसर कर दिया, ठीक है। और अगर इसकी जगह पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे dz स्क्वायर आता है तो दे कन्वर्टेड इनटू द दो डेकाहाइड्रल्स, वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो डेकाहाइड्रल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं जिसमें आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गिवन होते हैं, ठीक है। मान के चलो सेम है, सेम चीजें दी गई है आपको, है ना, सेम आपको दिया है s px py pz dxy dxz dyz और अब dz स्क्वायर आपको दिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आएगी, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं है। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d4 क्योंकि 8 ऑर्बिटल्स है, बट ज्योमेट्री इज द डोडेकाहेड्रल, डोडेकाहेड्रल्स है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 शोज टू टाइप्स ऑफ दी ज्योमेट्रीज, एक तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक या डोडेकाहेड्रल, डोडेकाहेड्रल्स, डोडेकाहेड्रल, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनाए जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल दी जा रही है और उसकी बेस पर ज्योमेट्रीज आपको पूछी जा रही है, ठीक है बच्चा, क्लियर है मेरे, इजी है ना। हाँ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको पता होना चाहिए बच्चों, ना ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टीबीपी, इनके सबके आपको पता होते हैं ना, बट आपको ना देखते से आंसर आना चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल गिवन है, आप देखते से बोलो कि हाँ ये, जैसे कि भाई आपको दिया है s px py pz, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि sp3 है, और sp3 है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे टेट्राहेड्रल्स, है ना, यस और नो, ठीक है। सिमिलर अगर आपको दिया गया मान के चलो एक s dxy dxz dyz, तो ये sd3 हाइब्रिडाइजेशन, और sd3 हाइब्रिडाइजेशन को भी हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sd3 आल्सो टेट्राहेड्रल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक s दिया आपको, उसके बाद px py और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, px py dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली ये कौन से अरेंजमेंट में जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये sp3d sp2d sp2d या dsp2 है ना, d पहले लिखो sp2, तो dsp2 sp2d इज द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट्स। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल देखते से आप आंसर करोगे s px py pz एंड dz स्क्वायर, इसे क्या बोला जाएगा, sp3d या dsp3 है ना, dz स्क्वायर आता है तो tvp अरेंजमेंट, तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे हम ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, ट्रायगोनल बाय, ठीक है। बाद में s px py pz, pz मैंने dz लिख दिया, यहाँ पे pz आएगा, ठीक है, सही से लिखना, pz pz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर पैरामेडल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको बता रहे हैं भाई ज्योमेट्री क्या बन रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको बताते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको बताएंगे, ठीक है। s px py pz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर दैट कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल, ओके, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है, s dxy dxz dyz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। चलो इसका क्या होता है पता है, SD5 है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है यहाँ पे, SD5, तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अगर हाइब्रिडाइजेशन SD5 आती है तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज SD5 तो ज्योमेट्री क्या बनेगी,
बताइए, बरखा, आयशा, रवि, शिवानी, चलो बताओ जल्दी जल्दी। तो ये जो मैं लिख कर दिखाई दे रहा आपको दे रहा हूँ, ये आपको देखते से क्लिक होना चाहिए बस, है ना, क्लिक होना चाहिए कि अरे हाँ ये है, ये है, ये है ना, फटकन ऐसे क्लिक होना चाहिए। तो अगर SD5 आता है तो इसे क्या बोला जाता है, SD5। तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज दी SD5, तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ बेटा। बहुत स्लो स्लो बोल रहे हो आप लोग, इतना स्लो नहीं होना है, रिवीजन कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें फटाफट आंसर आना चाहिए। जल्दी बताएं। वेरी गुड शमा, वेरी गुड। तो दिस कॉल्ड इज ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, है ना, तो इसे बोला जाता है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक। देखते से ही आपको ज्योमेट्रीज क्लिक होना चाहिए, देखते से, उसके हाइब्रिडाइजेशन को देखते से ही आपकी क्लिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको दिया है sp3 d3, है ना, या d4, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज द sp3 d4, और इसमें जो d ऑर्बिटल्स मान के चलो आपको दिया गए हैं dxy, dxz, dyz, dz स्क्वायर, है ना, तो ये d ऑर्बिटल, चार जो d ऑर्बिटल दिए गए इसमें dz स्क्वायर है, तो डायरेक्ट देखते से हम बोलेंगे ये कौन है, डोडेकाहाइड्रल, डोडेकाहाइड्रल, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दैट कॉल्ड इज द स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल बेस क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल आपको, ठीक है। और अगर sp3 d5 आता है तो ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, d5 5 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, sp3 d5, तो ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट्स, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। चलो इसकी ज्योमेट्री बताइए, मैं आपके सामने दे रहा हूं, इसकी ज्योमेट्री बताना सिर्फ आपको। तो टाइटेनियम H2O/6, टाइटेनियम H2O/6 3 पॉजिटिव, ये ज्योमेट्री बताइए, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, ये दोनों बता सकते हैं। टंगस्टन CH3/6, इसकी ज्योमेट्री बताइए, टंगस्टन। निकिल Cn/5 3 निकेट, इसकी ज्योमेट्री बताइए। चलो मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि आप लोग फटाफट आंसर कर पाए, ठीक है। चलो इसको हम A बोल देते हैं, इसको हम B बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो ABC, है ना। अब A के आगे A का आंसर लिखना, B के आगे B लिखना, C के आगे C लिखना, तो मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। A के आगे A लिखिए, B के आगे B लिखिए, C के आगे C लिखिए। तो A की ज्योमेट्री, B की ज्योमेट्री एंड C की ज्योमेट्रीज, A ज्योमेट्री, B ज्योमेट्री एंड C ज्योमेट्रीज, जो हम निकालेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए, है ना। कौन से कॉन्सेप्ट से निकालेंगे यहाँ पे, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज, VBT आपको बताएंगी ज्योमेट्री के बारे में। फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये कौन से अरेंजमेंट में आएगा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है बच्चों, दैट इज दी SD5 हाइब्रिडाइजेशन, और जब भी SD5 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, है ना, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट,
अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो आ रही है दैट इज दी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, बट यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स दिख रहा है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे हम स्क्वायर पैरामेडल, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर से बना है ना, निकिल Cn/4 स्क्वायर प्लेनर से बना है, स्क्वायर पैरामेडल, पैरामेड कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक TBP मिल सकता है या फिर स्क्वायर पैरामेडल, तो ये स्क्वायर पैरामेड बन जाएगा बिकॉज स्क्वायर प्लेनर से बना है। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक SD5 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी है? SD5 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर फटाफट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनकी ज्योमेट्रीज वगैरह आपको जनरली 2 मार्क्स वगैरह में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ऐसे अलग 3 अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रीज दी जाती है, उसके एक तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, ज्योमेट्री पूछ लेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है। मेरे पॉइंट अगर आप क्लिक कर पा रहे हो, कैप्चर कर पा रहे हो तो बढ़िया हो जाएगा, आपको आपका माइंड खुल जाएगा आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें मिक्स करके क्वेश्चन बन रही है आज, है ना। 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बन रहे हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट पे, 2 मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट में भी 3 कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके दे आ रहे हैं। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 कॉन्सेप्ट, तो मामूली बात है, यानी तीनों चीज़ें आपकी क्लिक होनी चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पॉइंट क्लियर हुआ है मेरे? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? बताओ जल्दी से, फटाफट बताइए, ठीक है। क्लिक हुआ है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, FeCO/5, इसकी ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशंस बताइएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो साथ में लिखते रहना, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ x, यहाँ में y लिख देते हैं। PD PPH3/4, PD PPH3/4, ठीक है, इसको मैं y लिख देता हूँ। TCH9-2 Z लिख देता हूँ। तो इसकी ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू XYZ, ठीक है। टेक योर टाइम, फटाफट आंसर करो, बट है ना, आंसर जरूर करें। FeCO/5 क्या है? TBP है या स्क्वायर पैरामेडल है? प्लैटिनम PPH3/4 स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है? TCH9 आपका क्या है? ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। क्षमा कह रहे कि TBP स्क्वायर प्लेनर ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक, ओके। सही है क्या? देख लो एक बार। पहला वाला मॉलिक्यूल्स है TBP, है ना, TBP,
टेट्राहेड्रल से बना है TBP, स्क्वायर प्लेनर से बना है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DZ2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, D10 है ना, 4D10 और 4D10 यानी ऑल डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3 टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल है, नॉट द स्क्वायर प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल्स है ना। गलतियाँ हो सकती है, छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। D10 कॉन्फ़िगरेशंस है, प्लैटिनियम D0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। हाँ, एंड द लास्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 9, दिस वन इज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d5 और ऑब्वियसली ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक, ज्योमेट्री इज द ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। अब इसमें मैं एक नया पॉइंट ऐड कर रहा हूं, आपको ज्योमेट्री के साथ साथ पॉइंट ग्रुप ऐड कर दे रहा है। रेफरेंस बुक्स ने क्या किया है, ज्योमेट्री के साथ पॉइंट ग्रुप ऐड कर दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर पॉइंट ग्रुप लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप्स आएगा कितना आएगा, कौन बताएगा मुझे? इसका पॉइंट ग्रुप क्या आ रहा है, ए का पॉइंट ग्रुप कितना आएगा बताओ मुझे। ए का पॉइंट ग्रुप क्या आ रहा है, बी का पॉइंट ग्रुप क्या आ रहा है, क्योंकि आपको ज्योमेट्री के साथ पॉइंट ग्रुप भी दे रहा है। सी का पॉइंट ग्रुप क्या आ रहा है, तो मैं एक एडिशनल पॉइंट इसलिए ऐड कर रहा कि रेफरेंस बुक ने ये किया है, और जो रेफरेंस बुक करता है वो एग्जामिनर भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए बी सी का पॉइंट ग्रुप भी बता दीजिए, पॉइंट ग्रुप क्या होगा। ए का पॉइंट ग्रुप उसके आगे लिखना, बी का पॉइंट ग्रुप उसके आगे, सी का, ठीक है। यहां पे भी उसका पॉइंट ग्रुप एक्स वाई जेड का पॉइंट ग्रुप आप लिखना, मजा आएगा आपको थोड़ा समझने में। चलिए, पॉइंट ग्रुप, हाँ पॉइंट ग्रुप, वेरी गुड कुलदीप, है ना, क्योंकि यहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है बच्चों, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में सिमेट्री चेंज हो जाती है ना, D4H ऑक्टाहेड्रल D4H सिमेट्री में चले जाता है। तो करेक्ट आंसर इज द D4, ठीक है। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक जो होते हैं वो D3H पॉइंट ग्रुप्स के अंदर होते हैं। स्क्वायर पिरामिडल जो होती है C4V पॉइंट ग्रुप में होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल्स, ठीक है। TBP इज द D3H पॉइंट ग्रुप्स। टेट्राहेड्रल तो आइडेंटिकल है, इसलिए टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप आर रिमेनिंग टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल का टेट्राहेड्रल ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल टेट्राहेड्रल्स है, ठीक है। और ये ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक है ना, ये ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट। तो कैसे दिख रहा है आपको, ट्राइंगल अरेंजमेंट, और ट्राइंगल्स का क्या आ जाता है भाई बताइए, D3H पॉइंट ग्रुप्स। तो पॉइंट ग्रुप भी इसके अंदर इंक्लूड करके दिया जा रहा है। यही है कमाल की बात, है ना, कमाल की बात। तो ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक की ज्योमेट्री इस टाइप से आती है। तो ये भी आपको आजकल, यानी ये आपके रेफरेंस में आपको इंक्लूड करके दिया है। रेफरेंस बुक जब आप सॉल्यूशन मैनुअल सॉल्व करते हो ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। चलिए, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए। सबके समझ में आ गया है? कोई डाउट है? इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, छोड़िएगा नहीं। ऑल क्लियर? तो इस टाइप के देखो आप क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क योर एग्जामिनेशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क योर एग्जामिनेशन। देखो आपको हिंट भी दे दी गई है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक।
स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक के बेस पर आपको ये स्टेटमेंट पूछा गया है। चलो आंसर करके बताइए। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली देन आंसर। पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है बच्चों। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट पैटर्न बेस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको छोटा सा भी छोड़ना नहीं है आपको। चलिए, वेरी नाइस, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है। और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, मैंने अभी आपको बताया, sp3 dxy dxz dyz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ ये सही, तो ये करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी जहाँ पे भी आप नहीं हो दे सकते, बी को एलिमिनेट कर दो, है ना, बी को एलिमिनेट कर दिया, तो टू ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट। पॉइंट ग्रुप क्या होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का, तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक इज दी डायहाइड्रल अरेंजमेंट होती है ना, डायहाइड्रल, ध्यान में रखिएगा, दो टाइप की है, एक तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक और एक डोडेकन। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक इज द D4D and dodecahedral is the D2D, dodecahedral D2D पॉइंट ग्रुप। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे चूज कर लो, तो ये ANC ऑप्शन जहाँ पे भी होगा आप चूज कर लोगे, ANC ऑप्शन कहाँ पे है, D4D है ना, और डायहेड्रल में D2D आता है, D2D। चलिए समझ में आया बच्चा, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की अरेंजमेंट जस्ट लाइक टू ट्रायंगल जो होते हैं ना, ये इस टाइप से, है ना, इस टाइप से अरेंज होते हैं, डायहेड्रल फेजेस में होता है, डायहेड्रल फेजेस, इसलिए कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पोजेस नहीं करेगा इसमें, डायहेड्रल D4D अरेंजमेंट, और इसमें D2D अरेंजमेंट, D2D अरेंजमेंट नोट करके रख लीजिए, है ना, कभी चेंज नहीं होगा। डायहेड्रल आया तो आपको, डोडेकाहेड्रल आया तो D2D लिखना पड़ेगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है D4H D4D ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको दिया गया है हाउस क्राफ्ट एज वेल एज शिरोर अटकिंस के अंदर, है ना, दोनों रेफरेंस बुक में, बाकी अदर रेफरेंस बुक में भी गिवन है, बट दोनों रेफरेंस बुक का क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलिए, द पॉइंट ग्रुप एंड हाइब्रिडाइजेशन, पॉइंट ग्रुप शेप हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ रेनियम H92 निगेटिव। तो रेनियम H92 निगेटिव के लिए क्या क्या निकालना है आपको, पॉइंट ग्रुप निकालना है, शेप निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बताने, ये चार चीजें आपको यहां पे बतानी है। चलो फर्स्ट यू रीड क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए फिर आंसर करिए। समझने की कोशिश करा करें क्वेश्चन को, पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करा करें। चलो बताएं।
और रिवीजन करके ज़रूर आए भाई। जब भी सेशन में आ रहे हो आप लोगों से मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि रिवीजन तो करके आए। अगर रिवीजन नहीं करके आओगे तो फिर आप फ्रेशर की तरह मेंटेन कर रहे हो। हम फ्रेशर की तरह मैं आपको गिनना नहीं चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप रिवाइज करोगे तो और ज़्यादा मज़ा भी आएगा हमें पढ़ने में। मैं नई नई चीज़ें बता पाऊँगा आपको, रेफरेंस की चीज़ें बता पाऊँगा। फिर वही बेसिक पर नहीं लेकर जाना है मुझे वापस से आपको, ठीक है। हाँ, तो ट्राइकैप ट्राइगोनोप्रिज्मेटिक होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है। तो रेनियम H9 जो होते हैं 3 नेगेटिव, दिस वन इज द ट्राइकैप ट्राइगोनोप्रिज्मेटिक अरेंजमेंट। और कौन सा पॉइंट ग्रुप? D3D पॉइंट ग्रुप और D3H पॉइंट ग्रुप्स। तो D3H कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ट्राइकैप ट्राइगोनोप्रिज्मेटिक है ना। और sp3d5 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 9 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया है। करेक्ट ऑप्शन इज 3। तो आपने विद इन अ सेकंड में आंसर कर दिया भाई, विद इन अ सेकंड के अंदर आंसर हो गया। आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दिया यहाँ पे। चलिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड और पॉइंट ग्रुप्स ऑफ द TCH9 2 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर्स और पॉइंट ग्रुप्स ऑफ TCH9 2 नेगेटिव इज, आराम से बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर्स और पॉइंट ग्रुप ऑफ TCH9 2 नेगेटिव इज, क्या लग रहा है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो ट्राइकैप ट्राइगोनोप्रिज्मेटिक एंड D3H पॉइंट ग्रुप्स, D3H पॉइंट ग्रुप्स। ज्योमेट्री ऑफ टंगस्टन CH3/6 is distorted octahedral, octahedral, trigonal, prismatic and hexagonal, hexagonal। बताओ, इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री आपको दिखाएंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एंड हेक्सागोनल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। चलिए आराम से बताइए। तो इफ मेटल इज दी 4D एंड 5D, है ना, अगर इफ मेटल इज 4D और 5D, ligand or if electronic configuration of metal, electronic configuration of metal is D0 or D1, if ligand is the sigma donor, if ligand is sigma donor just like CH3 hydride और सल्फर कंटेनिंग लिगैंड, कोई सल्फर कंटेनिंग लिगैंड भी हुआ तो वो ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या बना देते हैं बच्चों? SD5 हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और वो बन जाएगी ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ये कंडीशन है बच्चों ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की, ठीक है। और इसके अलावा जो भी रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा, रिमेनिंग आर दी ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है। तो मेटल 4D 5D के हो, लिगैंड आपके सिग्मा डोनर जस्ट लाइक हाइड्रोजन या CH3 ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में है, कुछ एग्जाम्पल सल्फर वाले भी दिए गए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल D0 या D1, मैक्सिमम D0 ही होता है, ठीक है, D0 होता है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, नॉट ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है। बट इसके अलावा जो भी रहेंगे रिमेनिंग वो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएंगे। चलिए, करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन निकाली किसकी बेस पर? VBT की बेस पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेस पर आपको क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको यहां पे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है। चलो बताओ, रिलैक्स माइंड के साथ बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस बुक से ही उठाया गया।
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है सबसे पहली बात तो, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेट कर दो, है ना। तो ये SD5 वाला पॉसिबल है कि यहाँ पे नहीं है, तो आप एलिमिनेट करोगे। SD5 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करो। बेरियम पे ऑक्सीडेशन कितनी आती है, बेरियम किसके आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है +1, बेरियम के ऊपर +2, तो ये 2 और 2 4 यानी -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोबाल्ट NO2/6 -4 ऑक्सीडेशन स्टेट, -4। तो 6 -4 कोबाल्ट इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D7। तो आपने D7 बना दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 4s0 4p0, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, NO2 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, बट ये इलेक्ट्रॉन dx² - y² में, तो ये प्रमोट हो जाता है और 4d की तरफ शिफ्ट कर जाता है, प्रमोट हो जाता है ना। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड, क्योंकि लो स्पिन बनेगा, लो स्पिन बनेगा, इनर ऑर्बिटल बनेगा, बिकॉज ये जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन नॉट हाई स्पिन। तो आप sp3d2 नहीं बोल सकते, d2sp3 बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर d में चले जाता है, 4d के अंदर चले जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे कैसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज दी d2sp3। तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे दिख रही है आपको, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज d2 dx² - y² dz² spx py pz। तो हाइब्रिडाइजेशन बन रही है आपकी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसको बोलते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आल्सो कॉल्ड एज द इनर ऑर्बिटल्स, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। ये एक्साइड होकर यहाँ पे चले जाएगा, पैरामैग्नेटिक आर रिमेनिंग पैरामैग्नेटिक, ऐसा मतलब डायमैग्नेटिक नहीं हुआ, है ना, एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होने वाला है, ठीक है। बट लो स्पिन हाई स्पिन तो बन नहीं सकता है, लॉजिक में नहीं है कि NO2 हाई स्पिन बनाएगा। तो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल, तो d2sp3 एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली 1.73 बोहर मैग्नेटॉन्स, ऐसा ऑप्शन जहाँ पे होगा आंसर कर दीजिए। तो sp3d2 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन नहीं है, और लो स्पिन हमेशा इनर ऑर्बिटल बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती कर कर sp3d2 लिख कर आएंगे, बट ये नहीं होता है कि d7 के अंदर प्रमोशन हो जाता है, प्रमोट होते हैं 4d के अंदर। याद है कि नहीं आप लोगों को, शमा, कुलदीप, आयशा, बरखा, कशिश, तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, नॉर्मल एग्जाम्पल से हट कर है, आपके एग्जामिनेशन में बन भी सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आती है, sp3d2 अगर आ रही है तो इसको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जिनकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आ रही है कॉल्ड इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें से आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। मैं इसको +3 कर देता हूँ, सॉरी है ना, इसको मैं +3 कर देता हूँ, आराम से बताइएगा, रिलैक्स माइंड से बताइएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सारे ऑक्टाहेड्रल है। कोबाल्ट NH3/6 3 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव, निकिल NH3/6 2 पॉजिटिव,
क्लियर है बच्चा? वेरी गुड है ना। फर्स्ट वन तो इनर ऑर्बिटल है, लो स्पिन, साइनेड है ऑब्वियसली, साइनेड लिगेंड लो स्पिन बनाएंगे, हाई स्पिन तो बनाने सकते, तो ये तो लो स्पिन है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन था, तो कोबाल्ट +3 अमाइन के साथ क्या बनाते हैं, लो स्पिन इनर ऑर्बिटल ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स, तो D2sp3 बना देते हैं। बट D8 कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज फॉर्म, चाहे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो, D8 कॉन्फ़िगरेशन हमेशा sp3D2 ही बनाएगा, यानी आउटर ऑर्बिटल ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए वेरी गुड, सबने सही किया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है आपको, है ना, या यहाँ पे वाटर भी देगा तो फिर भी ये आंसर आएगा, वाटर भी आया तो ये लो स्पिन बनता है ना, और अमाइन भी आया तो ये लो स्पिन बनता है, ऑक्सिलेट भी आया तो ये लो स्पिन बनेगा, एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन आएगा तो फिर हाई स्पिन बन जाएगा, हैलोजन आएगा देन हाई स्पिन। ठीक है, चलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिडल ज्योमेट्रीज, ऑप्शन ए बी सी, यहां पे ए बी सी। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछा है, अच्छे से आंसर करिए फटाफट, ये तो 30 सेकंड से भी कम समय में हो जाना चाहिए। टीबीपी में कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, स्क्वायर बेस पिरामिडल में कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होने वाला है, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होने वाला है? बताइए, शमा, बरखा, कुलदीप, अर्चना। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, ये 2 मार्क्स में जल्दी हो जाता है ना। तो आज जो हम देखे हैं ना, एक्चुअली हम आज का पहला सेशन है हमारा, L01 है ना, अचीवर्स बैच का L01 है। तो इसमें हम एकदम एडवांस नहीं लेकर आया मैंने, धीरे धीरे हम फिर एडवांस की तरफ शिफ्ट करूँगा, है ना। बट मैं देखना भी चाहता था कि आपका बेस कैसा है। हाँ, हम बोल सकते हैं ठीक ठीक है, अच्छा है ना, बट इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आंसर ए आ जाएगा और इसके अंदर आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट के लिए ए, सेकंड के लिए बी। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, बट रिवीजन करके ज़रूर आए नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। अगले सेशंस के अंदर हम आइसोमरिज्म के एडवांस एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, थोड़े जो लेटेस्ट में आपको आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन बन रहे हैं उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। बट इसमें आपका साथ मुझे चाहिए होगा बच्चों, है ना। अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे तो आप मज़ा भी नहीं आएगा, तो रिवाइज करके आए, आज के जैसा ना करें, है ना, आज के जैसा नहीं, रिविज़न मस्ट है। तो थोड़ा देख कर आना है, आधा घंटा देख कर आओ, जो आपने पढ़ा है प्रीवियस में कोऑर्डिनेशन उसको ज़रूर 1 घंटा आप रिवाइज करके आए, आधा घंटा रिवाइज करके आए, देखना इधर और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म्स, है ना, आइसोमेरिज्म्स डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नए नए एग्जांपल्स मैंने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, रेफरेंस बुक्स वाले हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, और नेक्स्ट सेशन में फिर आगे के टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेस समझ में आ गया होगा कि आपको बेस पे कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बेस की क्या रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है ना, इसी लेवल के जनरली 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ कुछ कंबाइन करके 4 मार्क्स में भी बनते हैं। ठीक है, बट कल से जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादातर 4 मार्क्स का पॉइंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। कुछ भी डाउट्स आता है आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ख्याल रखें।